की बाहों में लुढ़ा और वो कमीना उसे जबरदस्ती कुछ ज्यादा ही अपने से चिपका रहा था। अमर माधुरी की बात सुनकर बड़ी जोर से हंसता है। तुम भी यार क्या क्या देखती रहती हो। अब रवीना उसे कुछ नहीं कह रही है तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम छोड़ो उसे और अपनी बता। और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। माधुरी, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। और उसके बेड से उठकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। अमर बेड से उठते हुए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। माधुरी, बकवास बंद करो वरना मैं अभी अपना चेकआउट कर लूंगी। फिर यहीं पड़े रहना। और हल्के से उसे अपनी आंखें दिखाती है। और तभी एक होटल कर्मी उनके लिए खाना ले आता है और माधुरी एक लंबी राहत की सांस लेती है। अमर, इसको भी अभी आना था। सारा मूड ऑफ कर दिया। और फिर खाने की टेबल पर जा बैठता है। माधुरी अमर के लिए खाना लगाती है और खुद के लिए भी। अमर, लंच करके इस आइलैंड पर घूमने चलेंगे, ठीक है? माधुरी, नहीं, मुझे अभी कहीं नहीं जाना है। मैं अभी सिर्फ सोने का मूड बना रही हूँ। और अब कल सुबह ही अपने रूम से बाहर निकलूंगी। और हाँ, तुम भी मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। और जैसे अभी तुमने ऐसी हरकत की है, ऐसी हरकत दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। और उसकी आंखों में मुस्कुरा कर देखती है। अमर, अरे यार, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो सिर्फ एंजॉय कर रहा था। तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इधर ये दोनों अपने में मस्त थे तो दूसरी तरफ अंकित रवीना के कमरे में आया हुआ था और उसे उठा रहा था। अंकित, रवीना, रवीना, अब उठ भी जाओ, देखो लंच आ गया है। रवीना थोड़े नशे में उठते हुए, यार, इस बेवकूफ को पटाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही पी गई। और फिर उठकर अपने पर्स से नशा उतारने वाली गोली निकालती है और उसे खा लेती है। अंकित, तुम जो काम कर रही हो थोड़ा ध्यान से करना। कहीं अपने चक्कर में खुद ही फंस जाओ और तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। और उसके लिए प्लेट में खाना लगाता है। रवीना, अरे यार, तुम बेफिक्र रहो। मुझे मेरी मर्जी के बिना हाथ लगाने की हिम्मत तो यमराज में भी नहीं है। और इस बात का तो तुम्हें भी अच्छे से अनुभव होगा। अंकित उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखता है और मुस्कुराता है। तुम हर वक्त मुझे ये एहसास क्यों दिलाती रहती हो? मुझे लगता है एक बार हमें फिर से एक फाइट कर लेनी चाहिए। और इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से पीटने वाला हूँ, रवीना। और तुम्हारी ये हसरत तुम्हारे दिल में ही रह जाएगी। और तभी एकदम से अंकित फल काटने वाला चाकू उठाकर रवीना के चेहरे की तरफ मारने की कोशिश करता है। पर अगले ही पल अंकित की कलाई से रवीना की हथेली आ टकराती है और उसका हाथ टेबल पर रखकर उंगलियों के बीच चाकू आ लगता है। अंकित के माथे पर पसीना आ गया था और वो अपना हाथ खींचकर आराम से भोजन करने के लिए बैठ जाता है। रवीना भी लंच करने लग गई थी। दूसरी तरफ दाऊद सिकंदर, क्या खबर है? क्या वो चारों वहां पहुंच गए हैं? जी बॉस, वहां चले गए। दाऊद सिकंदर, तुम अब एक काम करो, तुम दोनों भी वहां चले जाओ और उन पर नजर रखने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो कि ये अमर हमें धोखा देकर सब दौलत लेकर निकल जाए। वैसे ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि मैंने अपने दो खास लोगों को इनके साथ भेजा है। ये दोनों अमर के हर काम में दखल देने वाले हैं। पर फिर भी तुम दोनों भी दूर से इन चारों पर नजर बनाए रखना। सागर, ठीक है बॉस, हम अभी निकल जाते हैं। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। डॉन सिकंदर, ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। और फिर दोनों उसके कमरे से बाहर आ जाते हैं। सागर, यार चीमा, मजा आ गया। बहुत दिनों से कहीं घूमने का प्लान बनाने की सोच रहा था। पर चलो, अब आइलैंड पर मजा करेंगे और दबा कर दारू पियेंगे। चीमा, अब इस साले तुझे पता है तू कहाँ जा रहा है? यहाँ पल पल खतरा मंडराता रहता है। इंसान के ऊपर कब कौन हमला कर दे पता ही नहीं चलता है। सागर, हाँ, ये सब बकवास की बातें हैं। वहां भी गुंडे ही है और हम भी गुंडे ही हैं। तुम देखना, वहां जाकर तो हम सिर्फ एंजॉय करेंगे और कुछ नहीं। चलो, अब जल्दी से अपने भी बैग पैकिंग करके निकल लेते हैं। और दोनों खुशी खुशी अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ इस वक्त आइलैंड के हेलीपैड पर दो इंसान उतर रहे थे और आइलैंड की सुरक्षा कर्मी उन दोनों की जांच पड़ताल कर रहे थे। सुरक्षा कर्मी, सर, कितने दिन के लिए आए हैं आप घूमने? एक व्यक्ति, पता नहीं, जब तक दिल करेगा रह लेंगे और जब दिल भर जाएगा तो निकल लेंगे। सुरक्षा कर्मी, ठीक है। और फिर उनकी तलाशी वगैरह लेकर उन्हें अंदर भेज दिया जाता है। दोनों अपना बैग उठाए आइलैंड के अंदर चल पड़ते हैं और एक तरफ खड़े तांगे वाले से किसी अच्छे से होटल में ले चलने के लिए कहते हैं। सुरेश, अगर भाई, जगह तो बेहद ही बढ़िया ही लग रही है, यहाँ लंबे समय तक हम रुक सकते हैं। और फिर घोड़ा गाड़ी चलाने वाले से, क्या भाई कैसी जगह है ये? तांगे वाला, बहुत बढ़िया जगह है मालिक साहब,
आपका दिल खुश हो जाएगा। अंकल, अच्छा, यहाँ पर इतने लोग तो नजर नहीं आ रहे, बहुत कम लोग ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तांगे वाला, अभी सभी होटल में आराम कर रहे होंगे। शाम के वक्त देखना, हर तरफ मेला नजर आएगा आपको। सुरेश, अच्छा, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? तांगे वाला, बस अभी 2 साल ही हुए हैं यहाँ आए, वैसे मैं बेंगलुरु से था। सुरेश, अच्छा, इतनी दूर से यहाँ सिर्फ तुम ये तांगा चलाने आए हो? इससे अच्छा तो बैंगलोर में ही कार चला लेते। तांगे वाला, क्या मालिक जी, वहां कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि मुझे भागना पड़ा, और फिर आइलैंड के मालिक ने मुझे अपने यहाँ रहने दिया, वरना वहां होता तो अभी तक जेल की रोटियां तोड़ रहा होता। सुरेश और अंगद हैरानी से उसे देखते हैं। अच्छा, ऐसा क्या किया है तुमने? इसका मतलब तुम यहाँ आकर छुप कर रह रहे हो, अपनी पहचान बदल कर? तांगी वाला हंसते हुए, अरे मालिक साहब, अब हम अपराधी नहीं है, अपराधी तो हम पहले थे। अब तो हम यहाँ आराम से रहते हैं, और आपको इस आइलैंड पर सभी ऐसे ही लोग मिलेंगे जो पुलिस के सताए हुए, समाज के सताए हुए हैं। वहाँ कोई ना कोई जुर्म करके यहाँ आकर बच जाते हैं। यहाँ तो आपको एक से एक मोस्ट वांटेड अपराधी मिल जाएगा। अंगद, अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अरे, फिर तो हमें भी यहीं बस जाना चाहिए। हम दोनों भी छठे हुए मुजरिम हैं, और अब इंडियन पुलिस से जान बचाकर घूम रहे हैं। तांगी वाला, फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, यहाँ आपको कोई छू भी नहीं सकता। सुरेश, तो फिर भाई हमारा भी यहीं रहने का इंतजाम करवा दो, हम भी कोई छोटा मोटा काम यहाँ कर लेंगे। तांगी वाला, इसके लिए तो आपको जीवन भाई से मिलना पड़ेगा। पहले वही आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ रहने की परमिशन दिलवाएंगे अपने मालिक यश मलिक से। सुरेश, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमारे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं, हम कैसे यहाँ रह पाएंगे? तुम कुछ करो भाई, ऐसे जुगाड़ के हमें यहाँ कोई दिक्कत ना आए। तांगे वाला कुछ सोचता है और, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और तुम्हें मुझे 5 लाख देने होंगे। मैं तुम्हें 1 महीने तक अपने घर में रखूंगा, अपना मेहमान बनाकर, और इस आइलैंड की अथॉरिटी को यही बोलूंगा कि तुम मेरे पर्सनल रिश्तेदार हो, समझ गए? और फिर धीरे धीरे तुम दोनों का यही रहने का बंदोबस्त कर दूंगा। उसके लिए 5 लाख और लगेंगे, यानी टोटल 10 लाख का तुम्हें बंदोबस्त करना होगा। और तुम दोनों को देखकर लगता है इतने रुपए का बंदोबस्त तो तुम कर ही सकते हो। अंकल, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। 10 लाख क्या, तुम बस हमारा यहाँ रहने का बंदोबस्त करवा दो, हम तुम्हें 2 लाख एक्स्ट्रा दे देंगे। तांगी वाला उसकी बात सुनकर काफी खुश हो गया, और सरपट अपने घोड़े को अपने घर की तरफ दौड़ा ले जाता है। और कुछ ही समय बाद एक तरफ जंगल के पास बने घर के सामने घोड़ा गाड़ी रुक जाती है। तांगी वाला उनका सामान उतार कर, आइए आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। और सुरेश और अंगद उसके पीछे उसके घर में चले जाते हैं। तांगी वाला, ये लीजिए, यही आपका कमरा है, अब आप यहाँ 1 महीने तक आराम से रह सकते हैं, और तब तक आपका यही रहने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, हमें जगह बहुत पसंद आई, और फिर वहां पीछे पलंग पर बैठ जाता है। तांगे वाला वही कुर्सी पर बैठते हुए, अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, आप दोनों ने भारत में क्या जुर्म किया जो वहां से भागना पड़ रहा है? अंकल, मूड खराब हर जुर्म हमने किया हुआ है, 6 राज्यों की पुलिस हम दोनों की तलाश कर रही है। अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस से बचकर हम कहाँ जाएं। फिरौती, मर्डर, किडनैपिंग, हमने सब काम किए हुए हैं। तांगी वाला, फिर तो आपने बहुत पैसा कमाया होगा, कहाँ रखा है आपने वो सब पैसा? सुरेश, अब क्या बताएं, ऐसे का तो जितना कमाया उतना उड़ाया, बस अब तो कुछ ही लाख रुपए पड़े, और सोच रहे हैं कि अब इसी आइलैंड पर बस जाए, कहीं एक घर बना लें और कुछ काम धंधा शुरू कर दें। तांगी वाला, हाँ क्यों नहीं, पर यहाँ बसने के बाद तुम्हें यश मलिक के लिए काम करना होगा। अगर वो तुम्हें कभी कोई काम बताएंगे, तुम्हें वो काम भारत में जाकर करके आना पड़ेगा। बोलो, कर पाओगे ये सब? अंकल, क्या कहा? यहाँ रहने के बाद हमें भारत में फिर से गैर कानूनी काम करने जाना पड़ेगा? तांगी वाला, हाँ बिल्कुल, यहाँ रहने की परमिशन तभी तुम्हें मिल पाएगी जब तुम यश मलिक को अपना बॉस स्वीकार कर लोगे, और उसके लिए हर काम करने के लिए तैयार रहोगे तब। अंगद कुछ सोचता है और, ठीक है, अगर यश मलिक हमें यहाँ छुपने की जगह दे रहा है तो हम भी उसके लिए 2-4 काम कर ही सकते हैं। तांगी वाला, तो फिर ठीक है, लाओ मेरे 5 लाख रुपए दो,
और उसकी आंखें और चेहरा 5 लाख रुपए देखने के लिए मचलने लगती है। अंगद, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लो। और फिर अपना सूटकेस खोलकर उसमें से 5 लाख रुपए निकालकर तांगे वाले की तरफ बढ़ा देता है। तांगे वाला तो जैसे तैयार ही बैठा था पैसा झपटने के लिए। उसने अंगद के हाथ से पैसे झपट ही लिए थे। तांगे वाला, पैसे पूरे हैं ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? अभी 2-4 नोट कम निकले हैं? सुरेश उसे तिरछी नजरों से देखता है और अरे नहीं, बस 2-4 नोट फालतू ही निकलेंगे। दरअसल हम पहले ही टिप का पैसा इन बंडल में डाल देते हैं। तांगी वाला, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, अब गिनने की जरूरत ही क्या है, आप आराम से रहे। और अगर खाना पीना खाना है तो यहाँ से राइट तरफ चले जाना, वहाँ एक रेस्टोरेंट है, यहाँ खाना खा सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर बाहर निकलेंगे। तांगे वाला वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था और इसी के साथ साथ बेहद सतर्कता से सुरेश भी उसके पीछे चला गया था। जैसे बिल्ली दबे पांव चलती है, वैसे ही सुरेश भी जा रहा था और वो देख आया था कि ये तांगे वाला 5 लाख कहाँ रख रहा है और उस जगह को देखकर उसकी आंखें खिल गई थी। फिर वो जैसे आगे बढ़ा था वैसे ही दबे कदमों के साथ अपने रूम में आ गया था। अंगद, काम हो गया सुरेश। सुरेश, हाँ हो गया। अब जैसे ही तांगे वाला यहाँ से निकलेगा 5 लाख फिर से हमारे बैग में होंगे। अंगद, ठीक है, अच्छा मैं नहा लेता हूँ और बाथरूम में नहाने चला जाता। सुरेश भी आराम करने के लिए पलंग पर लेट जाता है। दूसरी तरफ इस वक्त अमर लंच करके बाहर घूमने चला आया था। दरअसल वहां घूमना तो एक बहाना था। वो इस आइलैंड को अच्छी तरह से समझ लेना चाहता था कि कैसे लॉकर लूटने के बाद यहाँ से निकला जाए और किन लोगों की नजर उस पर पहले पड़ सकती है, उनकी नजरों से कैसे बचा जाए। अमर घूमते हुए जंगल की तरफ निकल गया था और अभी एक छोटी सी जलधारा के पास ही आया था कि एक तरफ से घोड़े पर बेहद ही खूबसूरत लड़की अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ चली आ रही है। अमर की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे पहचान जाता है। ये तो यश मलिक की बेटी है मोना। चलो अब जरा इससे भी बात कर ही ले और इसे शीशे में उतारने की कोशिश कर ही ली जाए। पर अमर अभी कुछ करता तभी एक तरफ से एक अजगर ने घोड़े के पैर में लपेटा मार दिया, जिससे घोड़ा एकदम से दहशत में आ गया और बुरी तरह से एक तरफ को उछल पड़ा, जिसके कारण मोना का बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी की जलधारा में जा गई और जलधारा के साथ बहती हुई गहरे खड्डे में समा गई। अमर तेजी से भागकर वहां जाता है और उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। मोना के बॉडीगार्ड भी वहां गए थे और वो भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर उस गड्ढे में बन रहे भंवर से बच पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अमर तेजी से एक पेड़ को तोड़ लाता है और उसे उन दोनों बॉडीगार्ड को पकड़ाकर पानी के गड्ढे में कूद जाता है और मोना को पकड़ लेता है। मोना मदद मिलते ही अमर को कस कर अपनी बाहों में पकड़ लेती है। उसकी जो सांसें उखड़ने लगी थीं, वो पुनः लौट आई थी। उसके दिमाग में जो घबराहट पैदा हो गई थी, अमर का सहारा पाते ही दूर हो गई थी और वो बहुत बुरी तरह से अमर को जकड़ लेती है। दोनों ऊपर खड़े बॉडीगार्ड उन दोनों को धीरे धीरे ऊपर खींच लेते हैं और फिर किनारे पर ले आते हैं। अमर, आप ठीक है ना मैडम? और फिर मोना की पीठ पर दबाव बनाता है ताकि उसके पेट का पानी निकल जाए। मोना लंबी लंबी सांसें ले रही थी और अपने होश ठीक करने की कोशिश कर रही थी। अमर उसी के चेहरे को देखे जा रहा था और फिर मोना ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी और एक अनजान लड़के को अपनी तरफ देखता देखकर उसे अजीब सा लग रहा था, पर अब वो समझ गई थी कि यही मुझे बचाने वाला है। मोना की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी और वो अपने सामने एक बेहद हैंडसम नवयुवक को देख रही थी और फिर अपलक उसी के चेहरे को देखती रह गई थी। अमर मन ही मन में, लगता है मेरी किस्मत फिर से ठीक पटरी पर लौट आई है। मैं तो इसे पटाने की सोच रहा था, पर हालातों ने खुद ही इसे मेरे करीब पहुंचा दिया। अब तो मजा आ जाएगा। अमर, मैडम आप ठीक तो हैं? आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? और उसके बदन को देखने लगता है। मोना उठकर बैठ जाती है। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपने सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली, वरना मैं तो शायद अभी तक पाताल में पहुंच चुकी होती, जहां से तो मेरी लाश भी किसी को नहीं मिल पाती। बॉडीगार्ड, मैडम आप ठीक है? चलिए घर चलिए, और अपना सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। मोना उन्हें हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करती है और फिर गुस्से से भड़क जाती है।
तुम दोनों मेरे बॉडीगार्ड हो, और जब मैं मुसीबत में थी तो तुम दोनों मुझे बचाना छोड़कर ऊपर ही खड़े रहे। तुम दोनों को मैं अभी यहाँ से भगा रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। बॉडीगार्ड जी। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मोना अमर की तरफ देखती है। मैंने तो अभी तक आपका नाम भी नहीं पूछा। क्या नाम है आपका मिस्टर? अमर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, मेरा नाम अमर है और मैं यहाँ पिकनिक पर आया हुआ हूँ। इधर की तरफ घूमने निकला था कि तभी ये हादसा होता देखा और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर आपको बचाने के लिए पानी में कूद गया। मोना हाँ मैं जानती हूँ, मैंने आपको देखा, मुझे तो होश ही नहीं रहा, जबकि मुझे पानी में तैरना आता है। मेरा तो सिर पत्थर में टकराने की वजह से चकरा रहा था। अमर कोई बात नहीं मैडम, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ और फिर थोड़ा अनजान बनते हुए, कहाँ पर है आपका घर और आपका नाम क्या है? मोना। मेरा नाम मोना है और इस आइलैंड की मालिक की बेटी हूँ। अमर हैरानी व्यक्त करते हुए, ओह तो ये आइलैंड आप ही का है? तो आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। चलिए मैं आपको छोड़ाता हूँ। मोना 2-4 कदम आगे बढ़ाती है और थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए, शायद उसके पैर पर मोच आ गई थी और अब उसे इसका एहसास हो रहा था और वो एकदम से अमर के कंधे पर लटक जाती है। अमर क्या हुआ मैडम? मुझे लगता है आपके पैर में चोट लग गई है। मोना दर्द से तड़पती है और करहाते हुए, मुझसे अब चला नहीं जाएगा, तुम कोई व्यवस्था करो यहाँ से जाने की, मैं पैदल नहीं चल सकती। और उसके गले में ही अपनी बाहें डालकर एक तरह से लटकी रहती है। अमर, और इस जंगल में साधन कहाँ से मिलेगा मैडम? आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। आपका तो घोड़ा भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, शायद भाग गया है। मोना क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कोई सांप अजगर फिर से मुझ पर हमला कर देगा। और उसका हाथ पकड़ लेती है। अमर तो ठीक है, चलिए मैं आपको गोद में उठाकर ले चलता हूँ। और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और गोद में उठाकर ले चलता है। मोना बेवजह मैंने आपको तकलीफ दे दी है, पर अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपने दोनों बॉडीगार्ड को भगा दिया, वरना वो दोनों जाकर कुछ मदद ले आते। अमर कोई बात नहीं मैडम, अब है ना। और फिर मन ही मन बड़ा हीरो बन रहा है। अब चल पहना, वैसे ही इसका वजन बहुत भारी लग रहा है। मोना क्या कहा आपने? मुझे लगा आपने कुछ कहा। और उसकी आंखों में बड़े गौर से देखती है। अमर कुछ नहीं, आप तो बिल्कुल फूल की तरह हल्के, यही बोल रहा था। मोना हो क्या बात है। और फिर रास्ते में आकर एक तांगे वाले को रुकवा दिया जाता है और फिर अमर उसे लेकर यश मलिक की कोठी की तरफ बढ़ जाता है। तांगे वाला, राजकुमारी जी क्या हुआ, कहीं गिर गए थे क्या आप? अमर हाँ, इनके घोड़े ने इन्हें गिरा दिया जंगल में। तांगे वाला, तभी आप इन्हें उठाकर ला रहे थे? अमर तो फिर क्या करता है? क्या घसीट कर लाता? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ना तांगा चलाने में ध्यान दो। तांगे वाला उसकी बात सुनकर आगे को देखने लगता है और सीधा चल पड़ता है। कुछ ही समय बाद मोना, लो आ गया हमारा आशियाना। अमर नजर उठाकर उस विशाल कोठी को देखता है और मन ही मन, चलो अंदर चलने का जुगाड़ तो हो ही गया, बस अब जल्दी से तिजोरी और मिल जाए, इसे साफ करके यहाँ से 9 तो 11 हो जाऊंगा। मोना क्या हुआ, किस सोच में डूब गए? अमर चलो मुझे उठाकर अंदर ले चलो, मुझसे चला नहीं जाएगा। और मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखती है। अमर हाँ क्यों नहीं मैडम, अभी ले चलता हूँ। मोना और ये तुम बार बार मुझे मैडम क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम मोना है, मैंने तुम्हें बताया ना, तो अब से सिर्फ मुझे मोना ही कहोगे और हम आज से फ्रेंड्स हुए। अमर मुस्कुराते, जी मोना। अमर मोना को बाहों में उठाए कोठी के अंदर दाखिल हो गया था और उसे ले जाकर सोफे पर रख दिया था। मोना आराम से, तुमने तो मुझे पटक ही दिया यहाँ लाकर। अमर अरे ऊपर देखिए, वहां कोई बुढ़ा खड़ा है और कैसे घूर रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। मोना का ध्यान ऊपर के माले पर जाता है जहां गैलरी में उसके पिता यश मलिक खड़े थे और देख रहे थे अमर की तरफ, जो उसकी बेटी को बड़े प्यार से उठाकर ला रहा था। मोना अरे डैडी आप जल्दी नीचे आइए, डैडी मेरे पैर में चोट लग गई है। यश मलिक क्या कहा, तुम्हें चोट लग गई है? और फिर तेजी से नीचे उतर आते। यश मलिक बहुत ही तेज चलकर नीचे आए थे, ऐसा लग रहा था जैसे हवा में बैठकर चले आए हो। अपनी बेटी की चोट का नाम सुनते ही जैसे उसका तो बीपी ही बढ़ गया हो। यश मलिक
कैसे चोट लग गई बेटी? कहाँ लग गई चोट, दिखाओ मुझे। और उसके पैर की एड़ी को देखते हैं जहां हल्की सूजन आ चुकी थी, जिसे अब धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ना ही था। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। और वो जल्दी से फोन निकालकर अपने आइलैंड के स्पेशल डॉक्टर को बुला लेती है। अमन, सर इनके घोड़े ने इन्हें गिरा दिया था, बस वहीं से मैडम को लेकर आ रहा हूँ। आप घबराइए मत, आराम से बैठिए। मुझे तो लग रहा है आपकी तबीयत भी कहीं बिगड़ ना जाए। और वो उन्हें सोफे पर एक तरफ बिठा देता है। यश मलिक, घोड़े ने तुम्हें गिरा दिया? कौन सा घोड़ा था बेटी वो? मैं अभी उसे मारकर मगरमच्छ के आगे डाल दूंगा। मोना, अरे पिताजी ऐसी कोई बात नहीं। वो तो मैं जंगल में सैर कर रही थी, तभी एक अजगर घोड़े के पैर पर लिपट गया, जिसकी वजह से वो बड़ी जोर से उछला, जिस कारण मैं ढलान पर गिर गई और लुढ़कती हुई नदी में जा गिरी, जहां से इन अमर ने मुझे बचा लिया। मैं तो शायद नदी में डूब जाती। यश मलिक, क्या कह रही हो? तुम्हारे बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? क्या वो तुम्हें नहीं बचाया? और वो सिलसिले से खड़े हो जाते हैं। अमर उनकी एक्टिविटीज देख रहा था और समझ रहा था ये इंसान कितना खतरनाक है। मोना, नहीं बचाया पिताजी, बल्कि नदी के किनारे दोनों खड़े होकर देख रहे थे और मैं पानी में डूब रही थी। यश मलिक, क्या कहा? ऐसा किया उन दोनों ने? मैं अभी उन दोनों की खाल खींचकर कुत्तों के आगे डलवा दूंगा। अमर मोना की बात सुनकर और यश मलिक का गुस्सा देखकर, अरे नहीं मोना, उन्होंने भी तो हमारी मदद की। मैंने ही तो उन्हें वो जंगली बेल पकड़वाई थी और कहा था तुम हमें खींच लेना, मैं पानी में कूद रहा हूँ। और उन दोनों ने ही तो हमें खींचकर बाहर निकाला, वरना हम दोनों ही डूब जाते नदी में बने उस भंवर के अंदर। मोना, हाँ ये बात तो है, और थोड़ा सा अपना मुंह बिगाड़ लेती है। पर पिताजी, मैंने अब उन दोनों को भगा दिया है। यश मलिक, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। और तभी भागते हुए डॉक्टर भी वहां पहुंचा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत टेंशन में आ गया हो। यश मलिक उसे देखकर अपनी घड़ी की तरफ देखता है और, अच्छा हुआ डॉक्टर तो 5 मिनट के अंदर आ गया, वरना मैं तुझे भी नारियल के पेड़ पर लटका देता। चल अब इलाज शुरू कर। अमर डॉक्टर की हालत देखकर मुस्कुराया और फिर समझ गया ये इसकी आइलैंड में चल रही तानाशाही ही है। सबको यहाँ मजबूरी में काम करना पड़ा। डॉक्टर मोना का पैर चेक करता है और फिर उनमें कुछ दवाई लगाकर टाइट पट्टी से बांध देता है। यश मलिक, घबराने की तो कोई बात नहीं है ना डॉक्टर? डॉक्टर, नहीं मालिक, कल शाम तक पैर बिल्कुल ठीक हो जाए। और फिर अपने बैग से कुछ दवाइयां भी निकाल कर दे देता है। यश मलिक, कल शाम तक अब तू यहीं बैठा रहेगा। अगर शाम तक मेरी बेटी का पैर नहीं ठीक हुआ तो मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा, समझ गया? डॉक्टर, जी मालिक, समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं समय समय पर दवाइयाँ और मालिश कराता रहूंगा मोना मैडम के पैर की। मोना, अरे अभी तक अमन के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम नहीं करवाया। डैडी, ये हमारे खास मेहमान है। यश मलिक, हाँ क्यों नहीं। और फिर अमर की तरफ देखते हैं, इसे अपना ही घर समझो और तुम यहाँ घूमने आए हो। अमर, हाँ अपने 3 दोस्तों के साथ यहाँ एंजॉय करने आया था। वो सब होटल में शायद मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। मोना, रुको, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम यहीं रहोगे। तुम्हें होटल से भी अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। मैंने कहा ना, तुम हमारे खास मेहमान हो। अमर, आपकी बात ठीक है, पर मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा? मेरे 3 दोस्त वहां रहेंगे और मैं यहाँ अकेला, मुझे बोरियत हो जाएगी। मोना, तुम फिक्र मत करो, कोई बोरियत नहीं होगी। चलो अब मुझे मेरे रूम तक छोड़कर आओ। यश मलिक ये जानकर कि अमर के 3 दोस्त और हैं, उसे कुछ ध्यान आने लगता है कि उसके इस आइलैंड पर एक साथ 4 दोस्त आए हुए हैं जो काफी मालदार हैं। और फिर कहीं अमर उन्हीं में से तो नहीं? मुझे लगता है ऐसा ही है। अमर मोना को सहारा देकर उठा चुका था और एक तरफ बढ़ जाता है। पहले ऊपर की सीढ़ियों से उठाकर ले जाता है और फिर वहां से राइट तरफ की गैलरी में जाकर लेफ्ट तरफ मुड़ता है। वही आलीशान और बेहद खूबसूरत सजाया गया कमरा मोना का ही था। मोना दरवाजे पर अपने हाथ को रखती है और अगले ही पल दरवाजा खुल जाता है। अमर, अच्छा तो ये दरवाजा सिर्फ तुम्हारे ही हाथ से खुलता है? मोना, हाँ, और किसी के हाथ से नहीं। अमर, अच्छी बात है। और फिर उसे उसके पलंग पर लेटा देता है। मोना, तुम्हारे लिए यही पास वाला रूम खुलवा दिया जाएगा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अमर, एतराज तो है, पर अब क्या कर सकता हूँ, जब इस आइलैंड की राजकुमारी का आदेश है तो यही रहना पड़ेगा।
मोना उसकी तरफ मुस्कुराकर देखती है। अमर, ठीक है, मैं होटल से अपना सामान ले आता हूँ और फिर यहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। मेरा खर्चा भी बच जाएगा। अपना मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही थी। मोना, हाँ तो फिर जल्दी जाओ। अमर कुछ सोचता है पर अगर कहीं मेरे साथियों ने मुझे यहाँ नहीं आने दिया तो तब क्या होगा? मुझे तो वहीं उनके साथ रहना पड़ेगा। मोना, तुम इस बात की फिक्र मत करो, वो राजी हो या नहीं तुम चले आना। अमर, ठीक है, और फिर उस रूम से बाहर निकल जाता है। अमर तेजी से आसपास की जगह को देख रहा था और समझ रहा था इस विशाल कोठी की बनावट को। अमर मन ही मन में, कहाँ है ये तिजोरी जहाँ यश मलिक अपना खजाना जमा करता है? मैं सोच रहा था कि यहाँ एंट्री कैसे होगी, पर एंट्री तो बड़ी आसानी से होगी। और अब ऊपर से इस मोना ने भी मुझे यहाँ रहने की परमिशन दी। और फिर कुछ सोचते हुए, कहीं अब माधुरी की वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब तो मुझे लगता है उसे यहाँ लाकर मैंने कोई गड़बड़ कर दी। क्यों ना मैं उसे वापस छोड़ा और फिर से यहाँ वापस आ जाऊं। यही अच्छा रहेगा, वरना कहीं वो मोना और मेरी नजदीकियों का गलत मतलब ना निकाल ले। क्योंकि मैं जो करने वाला हूँ उससे तो यही लगेगा उसको, और यहाँ उसको मैं कुछ समझा भी नहीं पाऊंगा। अच्छा तो यही है कि मैं उसे वापस छोड़कर आ जाए। और फिर अमर तेजी से वहां से बाहर की तरफ निकलता है कि तभी यश मलिक उसे हॉल में बैठे नजर आ जाते हैं, जो उसी का इंतजार कर रहे थे। यश मलिक, सुनो अमर, इधर आओ। अमर थोड़ा सा हैरान होता है और फिर उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। जी सर, कहिए। यश मलिक, बैठो अमर। अमर थोड़ा सा उनका चेहरा देखकर मन ही मन में डर का अनुभव करता है और, जी सर, क्या कोई खास बात है? यश मलिक, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम यहाँ कुछ खास इरादा लेकर आए? दरअसल मेरी नजर बहुत जल्दी इंसान को पहचानने लग जाती है और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा ही एहसास हो रहा है। अमर, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, और मैं तो अभी वापस जा रहा हूँ। यहाँ मेरा इस हालत पर मन ही नहीं लग रहा, इसलिए मैं अपने फ्रेंड को लेकर शायद कुछ घंटों में ही वापस निकल जाऊँ। पर आपकी बात मेरे को समझ नहीं है। आखिर क्या मतलब है इस बात का कि तुम यहाँ कुछ खास इरादे से आए? और फिर बड़ी जोर से हंसता है। लगता है आज आपकी नजरें फेल हो गई है। यश मलिक अमर को ऐसा हंसते देखकर थोड़ा सा चेहरे पर अलग ही भाव लाते हैं और फिर, अच्छा तो तुम वापस जा रहे हो? अमर, हाँ, जितना देखना था और घूमना था यहाँ देख लिया। यश मलिक, पर मुझे नहीं लगता कि अब तुम यहाँ से जा पाओगे, क्योंकि मेरी बेटी मोना की नजर तुम पर पड़ चुकी है और जब तक वो तुम्हें इजाजत नहीं देगी तब तक तुम इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकते हो। अमर हैरान तो नहीं था उसकी बात सुनकर, पर फिर भी एकदम से अपने चेहरे पर घबराहट और ढेर सारी हैरानी ले आता है। यश मलिक उसे ऐसे घबराता देखकर, अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही घबरा गए, और फिर ग्लास में पानी डालकर उसे पकड़ाता है। लो, पियो। अमर एक ही सांस में ग्लास खाली कर देता है और, आप क्या कह रहे हैं? आपकी बेटी मोना मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देगी? मैं कुछ समझा नहीं। यश मलिक बड़ी जोर से हंसते हुए, मेरी बेटी को जो पसंद आ जाता है वही इस घर के अंदर आ पाता है, और तुम इस घर के अंदर आ चुके हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम मेरी बेटी को पसंद आ चुके हो। वैसे भी वो अपने लिए एक हैंडसम लड़के की तलाश में थी और मुझे लगता है उसने तुम्हें अपने लिए चुन लिया। अब तो तुम्हारा आइलैंड पर ही घर बसने वाला है। अमर हैरानी से, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा? और वो जो मेरे साथ यहाँ आई है, अगर उसे पता लग गया तो क्या होगा? नहीं, मोना से कहिए कि वो अपने लिए किसी और लड़के को देखे। यश मलिक, अब ये तो तुम्हें ही कहना है, फिर तुम्हें पता लग जाएगा, और शायद अभी तुमने मोना को बताया नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी यहाँ आई है, वरना शायद अभी तक तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के टुकड़े मगरमच्छ खा रहे हो। अमर का सिर और भी ज्यादा चकरा गया था ये बात जानकर। अब वो माधुरी को लेकर और भी ज्यादा चिंतित हो गया था। अमर, देखिए सर, आप कुछ कीजिए। आप मेरी दोस्त को वापस इस आइलैंड से उसके घर भिजवा दीजिए, मैं यहीं रहूंगा, या फिर आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं उसे छोड़कर वापस आ जाऊंगा।
यश मलिक। और अगर तुम वापस नहीं आए तो तब क्या होगा? मेरी बेटी तो यहाँ पागल हो जाएगी और उसे मैं संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम यहीं रहो।